स्टूडेंट फेडरेशन से जो एक लेफ्ट का स्टूडेंट विंग है वहाँ से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं और अगर आप अपने कमज़ोर लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, आप उनके लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। सियासत का काम तो ये नहीं है ना कि नाली और नापदान बनाना। सियासत का काम ये तो नहीं है ना कि शादी में जाके कोरमा और मटन की दावत खाना और तदफीन में जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है हास मोहम्मद कैफ। आप लोग द इंकलाब हिंदी देख रहे हैं। तो आप इंकलाब हिंदी के पॉडकास्ट में कुछ ऐसी शख्सियतों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिनके नज़रिए को, जिनके जीवन को और जिनके दर्शन को आप समझ करके उनके बारे में राय कायम कर सकें। कभी-कभी हम उसमें राजनीतिक, कभी-कभी गैर राजनीतिक लोगों से बातचीत करते हैं, उनका व्यक्तित्व को आपके सामने रखते हैं। आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की लीडिंग अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी के सबसे मुखर, सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक कहे जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर, बच्चों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर, दंगों की तो खैर फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश। तो हमारा इन सब माहौल में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमारे नेता अखिलेश जी का ये मानना है कि ये मुल्क रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, बेसिक प्रियम्बल रहेगा, तो हम सब लोग जो चाहते हैं। ये बात तो सही है कि पूरे देश में बीजेपी आरएसएस ने एक ऐसा माहौल 2014 के बाद बनाया कि मुसलमानों की हालत पूरे मुल्क में शूद्रों से भी बदतर है। ये बात सही है कि अब पूरे देश में कोई नहीं चाहता कि मुसलमान भारत की बराबरी में, भारत के डेवलपमेंट में, भारत की अगली सप में कहीं खड़ा। अक्सर आप उन्हें अंग्रेजी न्यूज चैनलों पर भी उतनी ही तन्मयता से बात करते हुए देखते हैं जितना हिंदी में देखते हैं। और इससे भी अजीब बात यह है कि वो उर्दू चैनल पे भी आते हैं। यानी एक ऐसा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी में, जिस राजनीतिक पार्टी की पहचान कम से कम पढ़े लिखे लोगों से कम की जाती हो, वो जो मल्टी टैलेंटेड हो, समाजवादी पार्टी का पक्ष विभिन्न भाषाओं में, जिसका असर देश और देश से बाहर भी पॉजिटिवली जा सकता हो, रखता हो। हमारे साथ जामी इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटीज में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और उनको उसके यूनिवर्सिटी के प्रति उनका प्रेम अक्सर दिखता है। जामिया साहब कई भाषाओं में जब बात रखते हैं, तो इसके साथ साथ उनकी एक इतिहास ये भी है कि वो एक समय लेफ्ट के बहुत प्रबल समर्थक और लेफ्ट के लिए काम करने वाले एक खास समूह से रहे हैं। लेकिन अब वो एक अच्छे समाजवादी के तौर पर अपनी आइडेंटिटी देश में कायम कर रहे हैं। अमिक साहब आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत आपका खैर मकदम स्वागत। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज मोहम्मद कैफ साहब आपका इस नाचीज को एक इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए। सबसे पहली बात तो हम लोग की जो तालीम है और जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई, और जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में आप जानते हैं, आजमगढ़ से शिबली स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद वालिदैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया पढ़ने को भेजा। अच्छा, आप शिबली कॉलेज से भी पढ़े हैं? और शिबली स्कूल से स्कूलिंग हुई और ख़ानदान के जितने भी बच्चे थे सब वहीं से पढ़े हम लोग, सारे सिबलिंग्स भाई। और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया आए, फाइन आर्ट्स हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, और वहीं से स्टूडेंट मूवमेंट में स्टूडेंट फेडरेशन से जो एक लेफ्ट का स्टूडेंट विंग है वहाँ से जुड़ा हुआ। ये वो वक्त था जब यूपी 1 की सरकार बन चुकी थी। और जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में जो सबसे अहम बात यह है, जामिया मिलिया इस्लामिया फ्रीडम स्ट्रगल के रिस्पांस में पैदा हुई। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रिटिश राज के साथ एफिलिएशन या उनके साथ काम करने का जो बात चल रही थी, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और गांधी जी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बिगुल बजाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब उस जमाने में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। गांधी जी की बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई अलीगढ़ में, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर और बी अम्मा और डॉक्टर हकीम अजमल खान साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब और स्पेशली जो डॉक्टर जाकिर हुसैन बतौर जो यंग यूनियन के प्रेसिडेंट थे, ये बात उन्हें पसंद नहीं आई और ब्रिटिश राज के खिलाफ वहीं से इन हमारे जामिया मिलिया के बानियों ने जो बिगुल बजाया और उन्होंने कहा कि जो हमारी मुल्क की तालीम है वो कौमी तालीम होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, वो हिंदुस्तानियों की तालीम होगी।
और वहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया को अलीगढ़ की बेटी कहा जाता है, वहीं से उस रिस्पांस में ब्रिटिश राज की मुखालफत में अलीगढ़ की जामा मस्जिद में जामिया मिलिया इस्लामिया का जन्म हुआ। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया करोल बाग आई, करोल बाग के बाद वो ओखला शिफ्ट हुई। उस जमाने में गांधी जी ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया। तब वहां से बच्चे पढ़ने के बाद मुल्क की आजादी की लड़ाई में लड़ने जाने का काम करते थे। तो जामई लगाने के पीछे भी यही वजह थी कि हमारी जो पहचान है, हमारी मादरे दरसगाह जामिया मिलिया इस्लामिया से हो, जिसकी ये पहचान है कि उसने सबसे पहले ब्रिटिश राज के खिलाफ बिगुल उनके बच्चों ने, छात्रों ने फूंका था। और तब से लेकर आज तक, आज जामिया मिलिया इस्लामिया मुल्क की सबसे टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में से एक, अभी तो शायद नंबर 2 पे है, बीच में नंबर 1 पे थी। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने हमेशा देश को एक विजन दिया, देश को एक रास्ता दिखाया। जो स्टूडेंट मूवमेंट यहाँ से पैदा होता है आज पूरे मुल्क में फॉलो होता है, तो चाहे सीए मूवमेंट का फाइट हो, एनआरसी के खिलाफ फाइट हो, या देश में कोई भी समसामयिक विषय पर कहीं दलित का मैसेकर हो, हमेशा जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने आप को आगे रखा। इसलिए हम लोग अपने आप को इस तहरीक से जोड़ते हैं, और कहीं भी हो हम चाहते हैं कि हमारी मादे दरसगाह का नाम है। ठीक है। हाँ, पिछले कुछ समय से हमने देखा भी है, 2017 में आपने शायद जामिया से पास आउट हुए। नहीं, 2004 में पास आउट हुए। 2004 में पास आउट। 99 में शिवरी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद पूरा जो लॉट था आजमगढ़ का, जौनपुर का, सब जामिया मिलिया इस्लामिया सारे दोस्त पढ़ने आए। 2004 में आप पास हुए? 2004 में पास आउट, और 2008 में तो बाटला हाउस कांड हो गया। हाँ, ये आपने। तो 2004 और जो 7 का जो वक्त है, इस बीच में हम लोग लेफ्ट के स्टूडेंट विंग से जुड़े, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और फिर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जो उनकी नौजवान सभा है, जिसे शहीद आजम भगत सिंह से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि नौजवान भारत सभा भगत सिंह की बनाई हुई विंग थी, उन क्रांतिकारियों की जो है। तो उस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में काम करने का मौका मिला, काम करते रहे। और फिर आजमगढ़ से जुड़े हुए 2 बच्चों का, आतिफ, मरहूम साजिद, आजमगढ़ के संजयपुर के 2 बच्चे थे, छात्र थे बटला हाउस में, जो यहाँ पढ़ने आए थे। उनका यूपी 1 के जमाने में फेक इनकाउंटर हुआ, और पूरी जामिया नगर में ये माहौल था, हश्र का मैदान था समझिए। कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ चंद नौजवान उठे, कुछ जमात इस्लामी के कुछ हमारे बड़ों में, उन लोगों ने हिम्मत दिखाई, और हम जैसे कुछ चंद 5, 6 या 10 युवाओं ने मिल के दिल्ली पुलिस को उस जमाने में चैलेंज किया। आज भी ओखला के पुलिस स्टेशन में जो आतिफ और साजिद की बॉडी की जो रिसीविंग है, वो हम सबकी मौजूदगी में, और ये कहते हुए कि ये बच्चे हमारे हैं। पोस्टमार्टम में हमारी सिग्नेचर से पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद निजामुद्दीन में उन दोनों बच्चों को तदफीन किया गया। इससे जुड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस तरह से पूरे देश में मुसलमानों को, स्टूडेंट्स को, नौजवानों को आतंकवादी बना के पेश किया जा रहा था। ये बात तो यूपी 1 की थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें लेफ्ट शामिल था, उसमें हमारी समाजवादी पार्टी का समर्थन था, और एक लंबी लिस्ट मुस्लिम नौजवानों की जो बैंगलोर पढ़ने जा रहे थे, जो पुणे में पढ़ने जा रहे थे, जो गुड़गांव की बड़ी बड़ी आईआईटी फर्म में काम कर रहे थे। फिर हमने देखा कि 5 सालों में, 6 सालों में, 10 सालों में उनको बेगुनाह सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से साबित होके वो बर्बाद होके वहां से निकल रहे थे। तो आज साहब ये लगा कि इनके लिए तो कोई बोल नहीं रहा है। आज हमारे वालिदैन ने, जो कभी जमींदारी तो 60-70 के दशक में चली गई, जौनपुर में भी चली गई, हमारा फौज का बैकग्राउंड था परिवार का, जब जमीनें नहीं रही, जमींदारी नहीं रही, तो वालिद मेरे अरब वर्ल्ड में रहे। 30 साल 35 साल उन्होंने मेहनत मजदूरी करी, और सब बच्चों को, तीनों भाइयों को और बहनों को, सबको पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम किया जितना वो करना चाहते थे। एक मिनट अमित साहब, ये जो बटला हाउस वाला चैप्टर आपने
बताया, ये इसमें चूँकि आप उन अग्रणी युवाओं में से थे उस समय, जिन्होंने कई तरह के दबाव, कई तरह के तनाव का सामना किया और जो डिमोटिवेट बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हो गए थे, उनको हिम्मत भी दी। तो ये बात सही है, हम जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं कि उस समय सैकड़ों परिवारों ने अपने बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई बीच में छुड़वा करके घर बना लिए थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हुआ था? हमें जो डर और खौफ इस बात का था कि आज जो वालिदैन में ये ख्वाब और ये सपना आया है कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए दूर दराज भेजेंगे, उन्हें बैंगलोर भेजेंगे, उन्हें महाराष्ट्र भेजेंगे, उन्हें कर्नाटका भेजेंगे, ये मोराल तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लॉट था कि मुसलमान अगर पंचर बना रहा है, मुसलमान मेहनत मजदूरी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो भारत की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसमें बराबर का उसका चेहरा कहीं नहीं दिखना चाहिए। और क्योंकि 10 में से अगर 1-2 केस का मामला हो, हम ये मानते हैं कि चलो पुलिस फोर्स से भी गलती हो सकती है, लेकिन 10 में से 8 के मामले ऐसे आ रहे थे कि सबूत नहीं मिले। 8 साल बाद, 10 साल बाद मोहम्मद आमिर खान दिल्ली के एक नौजवान, वो तो शायद 15 साल के बाद छूटे। अक्षरधाम में जमीयत उलमा के गुजरात के जो हकीम साहब भी 13 साल बाद छूटे तकरीबन। गलती क्या थी? तो हमें उस वक्त ये लगा, आस मोहम्मद कैफ साहब, जब हम लोग लेफ्ट में थे, हमें लगता था कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं, और अगर आप अपने कमजोर लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, आप उनके लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते। सियासत का काम तो ये नहीं है ना कि नाली और नापदान बनाना। सियासत का काम ये तो नहीं है ना कि शादी में जाके कोरमा और मटन की दावत खाना और तदफीन में जाना। ये तो काम नहीं है सियासत का। तो हमें लगा कि हम सब नौजवानों को लगा कि हम सबको लड़ना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे लोगों की सरपस्तियां हासिल हुई, और उस जमाने में तहलका के एडिटर थे अजीत शाही साहब, और प्रोफेसर कमल चिनॉय, सीमा मुस्तफ़ा साहिबा, हम लोगों की बड़ी बहन, देश की सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद अदीब साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस जमाने में राज्यसभा में थे, और फोरम ऑफ मुस्लिम एमपी के कन्वीनर थे सैयद अजीज पाशा साहब, कॉमरेड ए.बी. बर्धन साहब, मरहूम अतुल कुमार अंजान साहब, हमारे उस्ताद जो हम लोगों को पॉलिटिक्स में ले आए, जिन्होंने हम लोगों को ट्रेन किया, जिन्होंने हम लोगों को सेकुलरिज्म बताया, जिन्होंने हम लोगों के अंदर किसान मजदूर लड़ने का जज्बा पैदा किया। इन सब बड़ों ने मिलकर पीपुल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर की बुनियाद डाली, क्योंकि यूपीए 2 में कोई बात भी नहीं करता था इस मामले में। हमारी हुकूमतें भी कहती थी कि कुछ तो होगा, कहीं धुआं होगा, आग होगी तभी तो धुआं होगा। इंस्पेक्टर एक उसमें शहीद हो गए थे, तो वो क्या स्टोरी थी? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर इस पर निष्पक्ष जांच होती, हम सब चाहते थे कि मोहन चंद शर्मा जी की शहादत भी पता चलना चाहिए कि कैसे गोली लगी है उनको। गोली तो पीछे से लगी, और इन 2 बच्चों को साथ जो कुछ हुआ, सुतली के बम बनाने की हैसियत नहीं थी इन दोनों बच्चों की। कहा गया ये इंडियन मुजाहिदीन के, इंडिया के कमांडर हैं, इंडिया चीफ है, कमांडर छोड़ दीजिए, छोटी बात है। और इन बच्चों को, मरहूम आतिफ को तो हमने इतने बचपन से देखा था बड़े होते हुए, तो इसलिए उस वक्त हमने लड़ने का फैसला किया और पार्लियामेंट के जरिए लड़ने का फैसला किया। हम लोग तो पार्लियामेंट से बाहर थे, लेकिन अदीब साहब के जरिए, कॉमरेड बर्धन लेफ्ट के बहुत बड़े अजीम नेताओं में से थे, आदरणीय मरहूम मुलायम सिंह यादव जी को बहुत मानते थे, बहुत मोहब्बत करते थे बर्धन साहब। बर्धन साहब ने उनसे बात करी। समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे निकल कर आई। उस जमाने में नेताजी ने मरहूम अमर सिंह जी को भेजा, ममता दीदी ओखला में आई, उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। और 2012 में जो कैंपेन शुरू हुई, जिसमें 54 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल थे, भारत की संसद में स्पेशल सेशंस लगे। उससे पहले अदीब साहब और हम सब लोगों ने मिलकर पूरे देश में यात्राएं करी, यात्राएं करके वहां के स्टेट की लीडरशिप को इकट्ठा किया। उनको सारे आंकड़े अजीत शाही साहब रखते थे, और भी जो सारे सीनियर लॉयर्स थे, प्रशांत भूषण जी की उसमें बहुत मदद थी उस जमाने में। तो उन सारी जब तथ्यों को देश की सभी पार्टियों के सामने रखा गया,
तो उन्होंने ये मानना शुरू किया कि आतंकवाद के नाम पे मुसलमानों के साथ कुछ और चल रहा है, इन्हें फर्जी तौर पे फंसाया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर साहब का साथ था, जबकि सरकार यूपीए की थी। वो हर मीटिंग्स में आते थे, वो कहते थे नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। सोनिया गांधी जी ने आंसू बहाए, ये बात आंसू की नहीं है, नहीं, मैं बात पूछ रहा हूँ आंसू कि की नहीं है। ये बात सही थी। आप लोग जब भी लोग जो हम इन लोगों से हम जुड़े किसी थे, भी नागरिक को गोली मारेंगे, किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है, किसी का भी सुहाग गुजरे, पहलगाम में लोग मारे गए, हमारा आपका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन क्या हमारी आंख में आंसू नहीं आता है कि निर्दोष लोग मारे गए? तो वो जो 12 की लड़ाई थी, 2014 तक वो पहुंची, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, पूरे मुल्क में। उस वक्त जब ये मूवमेंट शुरू हुआ 2012 का, तो हम लोग मैं उस वक्त एक बड़ी न्यूज एजेंसी में काम करता था, प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग की नौकरी थी, तनख्वाह बड़ी अच्छी थी, सुबह शाम सही चल रही थी, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब आप पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्व हो जाएं, तो मीडिया के लिए बहुत बायस बात होती है कि आप किसी मीडिया एजेंसी में काम भी करें और आप कोई पॉलिटिकल काम भी कर रहे हो। तो 12 में मुझे वो सब छोड़ छाड़ के हमें लगा कि किसी को तो उतरना पड़ेगा। बहुत सारे नौजवानों ने जो हमारी तरह से कुर्बानियां दी, मुस्लिम समाज के भी थे, वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, अपनी जिंदगियों को उन्होंने न्यौछावर कर दिया इस तहरीक में। अजीज साहिद साहब पूरे मुल्क घूमे हम लोग साथ, जहां जहां हमने उनको चलने को कहा। अतुल अंजान साहब पूरा मुल्क घूमे और सबको इकट्ठा किया, सबको बताया कि ये नहीं होना चाहिए। तो मरहूम मोहन सिंह साहब समाजवादी पार्टी के अजीम नेता थे, वो हर मीटिंग्स में आते थे और नेताजी को बराबर फीड करते थे कि क्या क्या बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से पॉलिटिक्स में एक ऐसे ड्रैग होते गए, बाद में लगा कि नहीं, अब तो इस सिस्टम में उतर कर हम लोगों को जो भी नाइंसाफियां हैं काम करना पड़ेगा। तो ह्यूमन राइट्स का जो पूरा ये इनिशिएटिव था, ह्यूमन राइट्स बतौर डिफेंडर काम करते हुए, आप उत्तर प्रदेश में भी शायद जब भी मेरे टेलीविजन पे बातचीत आप सुनते होंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी में हम सब लोगों को इतना सेंसिटाइज रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। आप हैरत करेंगे कि सबसे ज्यादा बोलने वाला जो स्पोक पर्सन टीम में होंगे, 2-4 दोस्त हम लोग, उसमें मैं भी, क्योंकि मेरी वो ट्रेनिंग है। नहीं, ब्राह्मणों के एनकाउंटर में बोलना बनिस्बत मुसलमानों के एनकाउंटर बोलने की तुलना में आसान है। बात अन्याय की है, बात अन्याय की है, बात छवि की नहीं। लेकिन फिर जब मुस्लिम बात इस बात की फीलिंग की है कि आप किसी को भी जो निर्दोष है, आप स्टेट का काम ये नहीं है कि वो किसी का इनकाउंटर करे, किलिंग करे, स्टेट किलर नहीं है। ये बात हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी उनका विश्वास है और यकीन है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिन एनकाउंटर्स पर अपनी आवाज को बड़ा किया, वो भी उन्होंने भी चूज किया सेलेक्टिवली। जैसे वो नोएडा के एक एनकाउंटर बोली, जिसमें कथित तौर पर अपराधी बताया गया युवक जो है वो गुजर था। एक दूसरे बोली, उसमें वो ब्राह्मण था। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी भी जो मुस्लिम्स, हालिका अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती, ना ही उसको किसी धर्म में तोला जा सकता, मगर जो मुस्लिम्स कुछ ऐसे भी हुए जो जिनकी जमानत करा करके जेल से बाहर बुलवाया गया, उसके बाद एनकाउंटर मार दिया गया। एक बहुत हम रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने तीतरवाड़े के क्रिमिनल के बारे में बताया है कि कैसे उसको बाहर जेल से निकाला। फिर बाद में देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मर्शनरीज काम कर रही है। पहले इस देश के नेता हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, चाहे वो ब्राह्मण्स का फेक इनकाउंटर हो, चाहे वो दलित नौजवानों का फेक इनकाउंटर हो, चाहे वो मुसलमानों का फेक इनकाउंटर हो, चाहे वो जाट या गुजर का हो, सबसे पहली आवाज हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश जी ने उठाई और सबसे पहली मदद। जबकि कहीं ऐसा होता है कि हाँ, वो हमारा वोट बैंक नहीं है, वो हमें वोट नहीं करते, लेकिन वो ऐसे वाहिद इंसान है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली। उनकी मदद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जरूर दी है और हम तो उसके गवाह हैं।
सीए मूवमेंट में 2019 में जब सीए मूवमेंट लॉन्च हुआ तो हम उत्तर प्रदेश की कमेटी के कन्वीनर थे। उसमें हमारे साथ हमारी बहन सुमैया राणा, प्रोफेसर पवन अम्बेडकर साहब जो आज MIM के लखनऊ वाला सीए मूवमेंट जो घंटा घर से शुरुआत लखनऊ से हुई इसकी 19 दिसंबर 2019 पहली शुरुआत लखनऊ से हुई है। कैब बिल की मुखालफत, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मदद मांगना, आप गए थे मूवमेंट अखिलेश को जी के पास? अभियान को समर्थन करने के लिए हम सब लोग गए, हम सारे साथी थे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा कि पूरे अभियान को मदद है और वो पहले शख्स होंगे अगर इस देश में एनआरसी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे। और जब CA/NRC में किलिंग हुई, मैं तो हत्या का कहूंगा, पुलिस के द्वारा निर्दोष प्रोटेस्टर की जो हत्या हुई एंटी सीए मूवमेंट में उत्तर प्रदेश छाती में और सर में गोली लगी, छाती गोली में जब हुई, और आप भी जानते हैं कि पश्चिम में किन किन जिलों में कितने कितने लोगों को, बेगुनाहों को मारा गया। समाजवादी पार्टी की सरकार तो थी नहीं। अगर आदरणीय अखिलेश जी नहीं चाहते तो नहीं मदद करते, क्योंकि वो सारे बच्चे निर्दोष थे और वो सभी लोग बहुत ही डिप्राइव, कमजोर, महकूम तबकों से आते थे। तो 5-5 लाख रुपए की मदद पार्टी ने अपनी पार्टी के अपने अकाउंट से, हमारे MPs के जरिए, हमारी पार्टी के नेताओं के जरिए उन लोगों को मदद देने का काम हुआ। और जब लखनऊ में तकरीबन 100 से 150 लोगों को जेल में डाला गया सीए मूवमेंट में, तकरीबन 32 ऐसे केसेस थे जिनको कोई उठाने को तैयार नहीं था। तो हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील AAG रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से सबसे बात करके, प्रोफेसर अली महमूदा साहब बात करके उन्होंने उनके जरिए सारी बेलों का कराने का प्रबंध किया, जिनकी फीस वो सीए के एक्टिविस्ट से छोड़िए हम लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उत्तर प्रदेश में तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार सुमोटो लिया है फेक इनकाउंटर्स के बारे में, लेकिन अखिलेश जी का जो सोच विचार है, जो उनका थॉट है, उसमें धर्म जाति नहीं। कौन शोषित है और शोषण करने वाला कौन है? शोषण करने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और हम इस अन्याय के खिलाफ उनके साथ इस अजीम समाजवादी तहरीक में बतौर एक अदना से कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ देने का काम करें। अभी तो आपको, चूंकि राजनीति है, तो अभी तो आपको भयंकर आपदा में अवसर मिल गया है। बहुत बड़े राजनीतिक जानकार और जर्नलिस्ट ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर आज चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी 300 विधानसभा सीट जीत जाएगी। तो ये जो आपदा में अवसर है, देखिए 300 की जो बातें हैं, हमारा ये कहना है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जो कारोबारी हैं वो परेशान। हमें काम करने का मौका मिला मैनिफेस्टो कमेटी में। आप हैरत करेंगे आस मोहम्मद साहब कि जो हमारी इंडिया की ओन इकोनॉमी है, जिसको हम स्वदेशी कहते हैं, RSS स्वदेशी का बहुत एडवोकेसी करता है, उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी क्या है आप जानते हैं? भदोई का कारपेट एक्सपो, कानपुर उन्नाव का, आगरा का लेदर इंडस्ट्री, सहारनपुर का लकड़ी का उद्योग। आप जाइए, ब्रास का सबसे बड़ा उद्योग दुनिया में टॉप 5 में मुरादाबाद। ट्रंप के टैरिफ के बाद अकेले भदोई में 30 लाख परिवार बेरोजगारी के दहाने पे खड़े हुए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों के चलते। तो जो इंडिया की ओन इकोनॉमी थी, जो ओन स्वदेशी थी, जिसे हमेशा मरहूम नेताजी ने बुनकर समाज का जो पूरा बेल्ट था, उसके बाद उसको नेताजी ने बिल्ड किया। भदोई वाले मामले में सरकार ने गंभीरता से लेने की कोशिश तो की, जब उन्हें ये पता चला कि मोस्टली जो उसमें व्यापारी हैं वो एक खास समूह से आते हैं। नहीं, यही तो गलतफहमी है। आपको लगा कि दाल मंडी में मुसलमान रहते हैं,
दाल मंडी में तो जो रोने के सारे वीडियोस आए वो तो सब कार सेवक थे मैक्सिमम, उसमें जिनकी दुकानें थी वहां। और कोई सरकार राजधर्म का पालन ना करते हुए अपने नागरिकों को धर्म जाति के चश्मे से कैसे देख सकती है? भदोई के जो टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं, 18 मुसलमान नहीं हैं। सरकारें तो देखती हैं। और 30 लाख जो प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ा दिया अपने इश्तिहार में कि 30 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसमें से 28 लाख मुसलमान नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी ने सारे एक्सपोर्टर्स को बुला के उनकी तकलीफों को जानने का काम किया। हम लोगों को भी मौका मिला उनके साथ सुनने का। उनके हजारों करोड़ के माल बंबई और गुजरात के पोर्ट्स पे सड़ रहे। तो आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़े संकट में है कि जब करोड़ों नौकरियां जो एमएसएमई देती है, भैया अभी तो हम अमेरिका की खैरात ज़कात पे चल रहे हैं। आज अमेरिका, यूरोप और ये सारे देश अगर बैंगलोर, गुड़गांव, पूना, यहां का आईटी का जितने भी कॉल सेंटर्स लेके सब खुले हुए हैं, अगर ये अपना टेंट हटा ले, हमारे पास बचता क्या है भारत के पास? आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया। निर्मला सीतारमण साहिबा ने भारत की संसद में कहा कि हम सिर्फ 50 लाख लोगों को नौकरियां दे पाए। तो ये जो बेरोजगारी का संकट है, ये उत्तर प्रदेश के एक एक जन का संकट है। और वो चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर समाजवादी सरकार आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की 12 की 17 की सरकार में अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो शिक्षकों की भर्ती का मामला आया है, अब जाके क्लियर हुआ है। 17 से लेकर 25 हो गए टीचर्स की नौकरियां जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री क्रेडिट करी थी, आज तक भरी नहीं। आस मोहम्मद साहब, ये जो आप कह रहे हैं जनता के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन 2017 में भी हमने देखा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे तो कि लोग जो वोट देते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, तो उनका वोट देने का अलग एक नजरिया होता है। समाजवादी पार्टी आज जब मजबूत दिखाई दे रही है, तो पिछले 15 और से 20 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं होगी। एक मणिकर्णिका घाट, एक शंकराचार्य गंगा स्नान की बिना वापसी और तीसरा वाला यूजीसी। इन 3 घटनाक्रम ने एक महीने में भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम बिगाड़ दिया। और चूंकि मोस्ट अपोजिट पार्टी जो लीडिंग है वो समाजवादी पार्टी है, तो अचानक से आप टॉप पर आ गए। देखिए आसमान साहब, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत को ग्रेटर पाकिस्तान बनाना चाहती है। धर्म आधारित जो भी इस देश में थियोक्रेटिक नेशन बने, पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पे बना। सबसे पहले वहां कौन मारा गया? जो मुहाजिर मुसलमान थे। फिर उसके बाद शिया मुसलमानों का नंबर आया, फिर उसके बाद बोहरा मुसलमानों का नंबर आया, फिर उसके बाद कादियानी मुसलमानों का नंबर आया। अब बलोच, सवाल ये है कि बलोच भी जोड़ वाजिबुल कत्ल, आप मजहब की बुनियाद पे आपने मुल्क बनाया था। और आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हमारे इस प्यारे से वतन को, सोशलिस्ट सेकुलर भारत को ग्रेटर पाकिस्तान जब बनाना चाहती है या बना रही है, तो हम उसकी झांकी देख रहे हैं। अब तो हिंदू होने के लिए पहले तो मुसलमानों को सर्टिफिकेट चाहिए था राष्ट्रवादी का, अब हिंदू हिंदू से सर्टिफिकेट मांग रहा है। और एक शंकराचार्य जी जो सभी पार्टियों की अच्छाई बुराइयों के हमेशा खिलाफ खड़े रहे, वो किसी के कभी नहीं रहे। आज तो आप देखिए मैक्सिमम जितने भी धर्मगुरु हैं वो बीजेपी आरएसएस की बंसी बजाते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, सच्चाई के रास्ते पे चले, कांग्रेस से भी लड़े, बसपा से भी लड़े, समाजवादी पार्टी से एक अप्रिय घटना हुई, उन्होंने नाराजगी जाहिर करी, उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया? उन्हें जैसे ही उस घटना का संज्ञान हुआ, वो गए और उन्होंने अपने बड़ों से माफी मांगी और उनके उस्ताद मोहतरम से भी माफी मांगी जो जगत गुरु थे। तो सवाल यह है कि जब आप उत्तर प्रदेश को, हमारे भारत को ग्रेटर पाकिस्तान बना रहे हो, दलित मारा जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर एक घुड़चढ़ी चढ़ने का कोई वाकया हो जाए तो सामंतवादी जातियों के सीने पर सांप लौटने लगता है। अगर पीएसी ना लगे, सिक्योरिटी ना हो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की राज में एक दलित नौजवान का ब्याह नहीं हो सकता।
दलित हिंदू नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, क्या यादव समाज के लोगों को, अभी जौनपुर की कल की घटना है, जौनपुर कल की घटना में एक यादव अकाउंटेंट को भारतीय जनता पार्टी के सामंतवादी विधायकों के ठेकेदारों ने मिलकर कमरा बंद करके पीटा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो यादव अकाउंटेंट मुख्यमंत्री की जाति का अकाउंटेंट होता तो किसी की हैसियत और हिम्मत थी कि उसके ऊपर उंगली रख देता? तो यादव पिछड़े, आपने पिछड़े समाज को कहा कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु जी कहते हैं कि मैं तो पिछड़ा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय उनका आरक्षण छीना गया। शिक्षा में, नौकरियों में जो आरक्षण था, आपने आरक्षण छीना। अगर आप ग्रेटर हिंदू पाकिस्तान बना रहे हो तो दलित कहां है, पिछड़े कहां हैं, महिलाएं कहां हैं? और आप इस देश के जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, भारत एक बहुत असीम मुल्क है, उसकी विविधताएं हैं, उसकी संस्कृति है, वो हम सबकी संस्कृति है। किसी मुस्लिम स्कॉलर को मारा जाए, हमें आपको बुरा लगेगा। धर्मगुरु शंकराचार्य जी, इनका बहुत ऊंचा सम्मान, सभी इनका सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हो। हम लोग, कोई पोप होता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, कोई ग्रंथी होते हैं तो हम उनका आदर से अपना सर झुकाते हैं उनके सामने। तो अब तो देश के जितने मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वही शंकराचार्य बन रहे हैं। अमीर जी, आपका जो राजनीतिक उद्भव रहा है और पॉलिटिकली आपका जो कैरियर प्रारंभ हुआ वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुआ, और बट्टा हाउस एनकाउंटर के बाद में आपके जो एफर्ट्स रहे उन्होंने आपको आइडेंटिटी दी। मगर मैं ये जानने में रुचि रखूंगा, क्योंकि 2 ऐसे कॉलेज आपकी लाइफ में रहे, यूजीसी को समझने के लिए आपसे बात करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रही। तो यूजीसी में ये है कि अगर भेदभाव होता है, खासकर एससी एसटी, उसमें बाद में ओबीसी भी जोड़ा गया, तो माइनॉरिटीज के तो खैर आजकल कोई बात करना पसंद नहीं करता, मगर आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं, इस तरह का भेदभाव हो रहा है? अगर हो रहा है तो किस तरह से फेस करना पड़ता है लोगों को? जैसे मैं एक घटना बताता हूँ, हालांकि आपकी पार्टी के नहीं है, मगर है, वो भी सांसद हैं, स्कूलिंग करते थे स्कूल के दिनों में, तो उनको जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे उसमें एक नल था जिसमें से दलित छात्रों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी उनके स्टूडेंट्स लाइफ के दिनों में, और दूसरा वाला नल जो था उसमें सब लोग पी सकते थे, एक जो नल था उसमें दलित नहीं पी सकते थे। तो ये जो भेदभाव है, तो जामिया पर भी अभी सवाल उठे, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जामिया जो है उसमें तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में ये सब होता है। तो मैं जरूर, बल्कि मेरे लोग भी ये जानने में बहुत रुचि रखते हैं कि इस पर आपकी राय क्या है, आप एक्सपीरियंस पर्सन। देखिए, भारत जो है हजारों साल से, हम भारत के लोग अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। पहले तो इस बात को मानना होगा कि हम छुआछूत करते हैं। भारत अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, और जितने पहले तो ये अनटचेबिलिटी हम समझते थे गांव में, अब तो भारत के शहरों में अनटचेबिलिटी पहुंच चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस का एक सर्वे था कि जो हम होम मेकर्स, हम जो स्टाफ रखते हैं घरों में, बतौर शेफ, बतौर कुक, तो किस जाति के लोग खाना बनाएंगे, ये भारत के लोग पहले तय करते हैं। तो जो जाति है वो पहले है, देश तो गई, देश की बात तो बहुत बाद में गई। तो हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो भारत ही एक्सेप्ट करे, नंबर 1। नंबर 2, हम आज भी आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो। अब आप वाकया आप ले लीजिए कि बाबा साहब के साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही। हम लोग हमेशा एक आइडियल में उनकी बात करते हैं, लेकिन आप हमें बताओ कि आपने एक नौजवान नेता की बात करी, दलित, कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव, उनका घर
गंगा जल से धुलाया गया। हमें याद है कि हमने उस वक्त उनसे कहा था कि आप को क्यों ऐसा किया गया, हम जानते हैं, क्योंकि वो बहुत आदर्शवादी इंसान है। 12-17 में यह हर किसी नौजवान का यही यकीन होता है कि एक दिन हम जाति को खत्म करेंगे, समता लाएंगे, बराबरी लाएंगे, कुछ नहीं होता है सामान्य वर्ग, कुछ नहीं होता है SC ST OBC, सबको हम इज्जत सम्मान देंगे। यही जो भारत के संविधान का सपना है, यही काम मेरे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कर रहे थे, सच्चे 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 संविधान के मानने वाले के एक सिटीजन की तरह। लेकिन उनको बताया गया कि वो सिर्फ पिछड़े, वो सिर्फ शूद्र हैं। फिर वो मंदिरों में गए, लखनऊ में एक मंदिर में, वहां उनके साथ घटना हुई। कन्नौज गए एक बार, तो आप एक गरीब दलित नौजवान को घुड़चढ़ी चढ़ने में आपको समस्या आती है, PSC लगानी पड़ती है, तब एक दलित नौजवान का ब्याह होता है। आप एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो वहां पे हंगामा होता है, गंगा जल से धुलवाया जाता है। इसीलिए मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह समझा कि इस मुल्क में, उत्तर प्रदेश में जो भी डिप्राइव सेक्शंस हैं, लाठी सबको मिल रही है, पीठ पे जो लाठी मिल रही है, पहले आदिवासी को पड़ रही है, फिर दलित को पड़ रही है, फिर पिछड़े को पड़ रही है, मुसलमान तो चलिए फुल टाइम लाठी खाने में। तो इसलिए अखिलेश यादव जी ने 2019 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ उन्होंने सोचा कि अब ये जो लड़ाई है, हम सब लोगों को सामाजिक जो रिश्ते हैं इसको और बड़ा करते हुए, राजनीति तो चलिए कभी है कभी नहीं है, तो ये 19 में उनकी ये प्लानिंग थी कि जो माननीय काशीराम जी का जो पूरा मूवमेंट है वो कहीं कमजोर पड़ रहा है। BSP राज्यसभा लोकसभा में खत्म हो चुकी है, हाशिए पर। तो उन्होंने उस गठबंधन को बना के, उनका ये दिल था कि जो PDA की फाउंडेशन है वो 2019 की फाउंडेशन है कि दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मुसलमान, हम मिलकर अगर एक लंबी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम इन सवालों को कभी डील नहीं कर पाएंगे। हमारी हुकूमतें नहीं है। आज भी मेरठ में उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, एक दलित बेटी के साथ जुलूस निकाला जा रहा है बाबा साहब के समाज का, इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जो शोषण करने वाला था वो मुख्यमंत्री के जो सम्भ्रांत जातियां हैं उससे जुड़ा। तो ये भारत में आप समझिए कि USP है। आप जौनपुर के अंदर आप क्रिकेट खेलिए, ओडीन भाई एंड कंपनी ने हजारों करोड़ का उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में ड्रग्स एक्सपोर्ट किया बांग्लादेश। बिगड़ा तो कुछ हमारे DGP साहब ने पकड़ा ना, वो एक स्वतंत्र कोई है पुलिस फोर्स में। क्रेडिट गोज टू ऑल दीज क्रेडिबल ऑफिसर्स। लेकिन हुआ क्या? अभी कोई मुसलमान होता, आपने सहारनपुर के लोकल यूनिवर्सिटी के लोगों को बर्बाद कर दिया, उनकी खानदान को बर्बाद कर दिया, उनकी विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। आज विश्वविद्यालय ठेके पे चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है ये जातिवादी घृणित मानसिकता के साथ हो रहा है। इसीलिए जो इसका जवाब है वो PDA का जवाब है। और PDA के जवाब में 2024 में आपने देख लिया कि पूरे देश में BJP RSS को अगर किसी ने पछाड़ने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पानी पिला दिया इन लोगों को। और सबसे ज्यादा सीटें जो कम हो उत्तर प्रदेश में हो। अगर आदरणीय मायावती जी भी गलती ना करती और वो इस ग्रैंड मोमेंट में साथ में होती तो आज ये प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं होता। 16 सीटें हारे हम BSP से उत्तर प्रदेश में 2024 में। तो अगर आपको ये लगता है कि BSP की वजह से आप 16 सीटें हार गए, तो भविष्य में आप लोग बसपा के साथ आकर चुनाव लड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते? देखिए, समाजवादी पार्टी
आदरणीय शेख यादव जी, वो आदरणीय बहन हमारी मायावती जी का बहुत इज्जत और हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। 2019 की जो फॉर्मेशन थी, फॉर्मेशन का मकसद ही यही था। जबकि बहुत सारे लोग हमारे आदरणीय शेख जी से कह रहे थे कि आप मत करिए, नुकसान हो जाएगा। हमारी 5 सीटें आई, उनकी 10 आई, लोकसभा में बढ़ गए, वो 20 भी बढ़ गई। तो एक तो आदरणीय अखिलेश जी का सपना ये हुआ कि जो काशीराम जी का आंदोलन डेड पड़ गया था उसमें जान आ गई, वो इस बात से खुश थे। फिर जब आदरणीय बहन मायावती जी ने गठबंधन तोड़ा, हमने तो नहीं तोड़ा था, तो आदरणीय अखिलेश जी का सब लोगों को, हम लोगों को डायरेक्शन था कि कोई भी कुछ कहेगा नहीं। पॉलिटिकल कमेंट भी हम नहीं करेंगे। क्यों किया, कैसे किया, सही है। वो उनकी मजबूरी है, वो जाने, दिल्ली के लोग जाने, रिमोट कंट्रोल जाने, धागा जाने कहां से धागा चलता है, खींचा जाता है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये प्रण किया, समाजवादी पार्टी की एक एक वर्कर ने ये प्रण किया कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दलित नौजवान के पीठ पे फट्टा पड़ेगा तो पहला हाथ जो बचाने वाला होगा वो समाजवादी पार्टी के पिछड़े समाज के लोगों का होगा, यादव वर्ग का होगा, मुसलमानों का होगा। तो आपके लोगों को वो हमने करके दिखाया। तो इस परिपक्वता का, और इसी लड़ाई के साथ आज जो यंग ब्रिगेड है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की, चाहे वो यादव वर्ग से हो या मुस्लिम वर्ग से हो या कुर्मी समाज के लोग, हम सब लोग अपनी जगह को छोड़कर हम चाहते हैं कि दलित समाज के नौजवान जो हमारे साथ बराबर में आगे आके काम करें। तो इसका आपको फायदा भी तो मिला ना। 2024 में आपने जो 2019 के बाद परिपक्वता दिखाई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के प्रति, देखिए ये परिपक्वता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की पीडी की विजन की थी। और हम आपसे आज भी कह देते हैं, आसिफ मोहम्मद कैफ साहब, कि अगर बीजेपी आरएसएस का पतन उत्तर प्रदेश में होगा, भारत में होगा, तो पीडीए के एजेंडे पे ही होगा। आजकल तो एक नया नारा चल रहा है, यादव जाटव भाई भाई। बात नारे की नहीं है, ये पुराना नारा है। पहले कोयरी के नेता कौन हुआ करते थे? नेताजी। कुशवाहा समाज के नेता कौन होते थे? नेताजी। जाटव समाज के नेता कौन होते थे? नेताजी। तो जो भी कमजोर वर्ग, मुस्लिम समाज के नेता कौन? आजम साहब का नाम बाद में आता था। मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी को रफीकुल मुल्क का खिताब। मुसलमानों का जो विश्वास था वो नेताजी पे था, उनकी सेकुलर सोशलिस्ट क्रेडेंशियल पे था, जिस विश्वास के रिश्ते को हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया। और 2024 में आपने देखा कि पूरे देश को ये लगा कि अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के डिजाइन को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो पीडीए का अभियान और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की जो युवा शक्ति और जो उनकी पूरा विजन है, उसके साथ ही बीजेपी आरएसएस का खात्मा इस मुल्क में हो सकता है। अमीर जी, पिछले कुछ समय से अभी हाल का वो तो आपके दौर में भी हुआ, यूपी 2 में भी आपने नोटिफाई किया, थोड़ा पहले था लेकिन बीच में कुछ समय रुक गया था। एक स्पेस था, जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने एक स्पेस दिया मान्यवर काशीराम, उनका काशीराम जी को मान्यवर कहते हैं, चूंकि उनका उपनाम वो बन गया मान्यवर। तो मान्यवर काशीराम ने भी वो किया, मुलायम सिंह जी ने भी वो किया। आजकल उनके किस्से भी बहुत मशहूर होते हैं कि कैसे घर पे आदमी बैठा है और बाहर दरवाजे पे दस्तक होती है, तो वो सिपाही हैं, एक अधिकारी है, कहे कि आपको मिनिस्टर बनाया है। चप्पल वाले लोगों को भी इन्होंने सड़क से उठा करके, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। लोग ट्रेन में गए, रिजर्वेशन भी नहीं मिला और वो जनरल डिब्बे में बैठ के चले गए, लेकिन उधर से उनको विधान परिषद सदस्य बना दिया या राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, मिनिस्टर बना के भेज दिया। तो कमजोर दबे कुचले पिछड़े तबके को बढ़ाने का काम किया मुलायम सिंह जी और काशीराम, मान्यवर काशीराम, दो नेता ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने इसको बहुत बूस्ट किया, दबे कुचले पिछड़े वंचित तबकों को बहुत ज्यादा बूस्ट किया। अभी हम नोटिफाई कर रहे हैं, खासकर से माइनॉरिटी भी ऐड कर ले, अभी हम नोटिफाई कर रहे हैं कोई राजनीतिक दल धीरे धीरे एकत्र करके, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं, पूरे एक, आप वो कहें कि ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, एक नाम बोल लें गुलाम अली खटाना साहब का कश्मीर से, तो वो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा वो नॉमिनेटेड है, वो बीजेपी के वो भी नहीं है। यानी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी में तो कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व कहीं है नहीं। कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि अब फर्स्ट लेयर में कोई नेता उनके पास दिखाई नहीं देता। अहमद पटेल साहब चले गए, उसके बाद
गुलाम नबी आज़ाद साहब चले गए, तारिक अनवर साहब को आप जान रहे हैं, वो बहुत पहले चले गए थे, शकील अहमद साहब कुछ कह कर के वो छोड़ दिए हैं। समाजवादी पार्टी में भी अगर हम देखें तो बड़ा फेस अखिलेश यादव के इर्द-गिर्द ऐसा जो कलेक्टिवली पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान इसको नेता के तौर पर स्वीकार करे नहीं दिखता। छोटे-छोटे हैं नेता जो अपने-अपने क्षेत्र तक हैं, बड़ा फेस वहाँ भी नहीं दिखता। इवन बसपा में भी अब वो सीन नहीं है, जो इस समय बहुत कमज़ोर स्थिति में भी है, वहाँ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी की भी स्थिति ऐसी, बसपा की भी ऐसी और इवन आज़ाद समाज पार्टी जो नई राजनीतिक पार्टी बनी है, उसमें भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई मुसलमान नेता नहीं है। वहाँ गुर्जर है, वहाँ जाट आ गए हैं, वहाँ इवन कई कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन मुस्लिम वहाँ भी नहीं है। तो ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जिनको हम देखते हैं कि जो भारत देश में, बहुत बड़े देश में लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति कर रही है, ममता बनर्जी के साथ भी नहीं है। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं, क्या इन्होंने ये तय कर लिया है कि मुसलमान लीडरशिप को हमें अब फ्रंट लेयर लीडरशिप में इनको ड्राइंग रूम में जहाँ पार्टी की पॉलिसीज तय होती हो, वहाँ इनको एंट्री नहीं देनी है। आप बहुत पढ़े लिखे, देखिए, वेल मैच्योर्ड, मैं आपको इस पे बहुत ही ईमानदार कन्फेशन करना चाहता हूँ। ये बात तो सही है कि पूरे देश में बीजेपी आरएसएस ने एक ऐसा माहौल 2014 के बाद बनाया कि मुसलमानों की हालत पूरे मुल्क में शूद्रों से भी बदतर है। ये बात सही है कि अब पूरे देश में कोई नहीं चाहता है कि मुसलमान भारत की बराबरी में, भारत के डेवलपमेंट में, भारत की अगली सफ में कहीं खड़ा। आपने हमारे पिछली पीढ़ी की बात करी, जो मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी के साथ जिन लोगों ने रिश्ते बने उन्होंने सबको जोड़ा एक एक करके, एक एक समाज से लोग निकाले। कुर्मी समाज से बेनी बाबू आए, बलभूषण तिवारी जी आए, मोहन सिंह साहब आए, मरहूम जयशर मिश्र जी जैसे लोग आए, और आजम खान साहब अलीगढ़ से यूनिवर्सिटी से निकलते हुए एक बड़ी तहरीक से, इमरजेंसी की तहरीक से 2.5 साल 3 साल जेल काटते हुए, और नेताजी के साथ एक लंबा सफर जिसमें नेताजी ने अपने लोगों को पहचाना कि उस सफर में बिना किसी लड़खड़ाए हुए कदम के कौन उनके साथ चल सकता है। तो जो लोग उनके साथ चल सकते थे नेताजी के साथ 67 के जमाने से, भाई 67 से पहले तो इस मुल्क उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जागीरदार ही तो विधायक और बड़े नेता हुआ करते थे, बड़े खानवादे ही सियासत में आवाज हुआ करते थे, चाहे वो किसी पार्टी में उस जमाने की पार्टियां हों। लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जब शुरुआत ये होती है और बात आती है सोशलिस्ट पार्टी तक, फिर बात आती है 67 के बाद जो पूरा समाजवादियों का एक चौधरी चरण सिंह साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मरहूम नेता मुलायम सिंह जी ने वहां से अपनी जो शुरुआत करी, तो जो लोग भी उनके साथ तहरीक में साथ थे, ता जिंदगी उन्होंने उनके इज्जत सम्मान में कोई कदर नहीं करी। आप आदरणीय आजम खान साहब के उनके नजदीकियों में आ जाइए, तो पूरी हुकूमत की पॉलिसियां, उनकी नीतियां, मैनिफेस्टो, बजट्स, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो समाजवादी हुकूमत क्या करेगी, मैनिफेस्टो बगैर आजम खान साहब के अप्रूवल के पास नहीं होता था। तो ये जो एक विश्वास का रिश्ता हमारे बड़ों का एक दूसरे के साथ बना हुआ था, वो कभी नहीं टूटा। और फिर हम देखते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, आप राज्यसभा में देखिए, हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया से ही पढ़े हुए बड़े मूवमेंट का चेहरा आदरणीय जावेद अली खान साहब। ऐसा कौन सा नेशनल इशू है, ऐसा कौन सा मुद्दा है, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, पूरा मुल्क उनको सुनता है। आप कमाल अख्तर साहब को आ जाइए, वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया के सदर रहे तलबा के अंजुमन के, वो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सचेतक हैं। नंबर 2 हैं
उन्हें तय तय करना है कि कौन बोलेगा, कौन कहाँ, कौन क्वेश्चन होगा, कौन क्या होगा। नहीं, क्या कलेक्टिवली हमारे लगता है इतने बड़े नेता हैं कि वो बांदा, बस्ती, गोंडा, बलिया, बलरामपुर, सोनपुर, लखीमपुर, जौनपुर, गोरखपुर जाकर के वोटों को एक प्रभावित कर सवाल सके? देखिए, समाजवादी आंदोलन, समाजवादी पार्टी, नेताजी की पार्टी या आदरणीय अखिलेश की पार्टी, ये उसकी विरासत के साथ लोग जुड़े हैं। वो किसी जिले के चेहरे को, अमीर जामई को जौनपुर में कोई वोट नहीं देता है। वो ये जानते हैं कि ये जो विश्वास का पौधा है समाजवादी पार्टी, ये जो बीजेपी आरएसएस के सामने महासंग्राम का नाम है समाजवादी पार्टी, ये जो आरएसएस की मेजिटेरियन रिजीम का पागलपन के सामने एक सेकुलर सोशलिस्ट क्रेडेंशियल का नाम है समाजवादी पार्टी, सिंबल को वोट पड़ता है। सिंबल नेता की अपनी और नेता अखिलेश यादव। अपनी पहचान और अपनी पहचान, अपना बैकग्राउंड वो मायने रखता है। बेशक मायने, अगर वो मायने नहीं रखता है तो आप अपने सदर मोहतरम आदरणीय अखिलेश जी की पर्सनालिटी को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अच्छा, आप चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप वही इसको ले आए। एक्चुअली आपने प्रारंभ किया जरूर था, मगर ये समस्या सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक बात, हम कह रहे हैं कांग्रेस में भी यही है, मैं आपको बसपा में एक भी बात यही है, एक बात टीएमसी जो में भी यही एक है। बात जो रह गई, तो हम सब बहुत अदना से वर्कर हैं समाजवादी पार्टी, बहुत छोटे वर्कर। नीचे से शुरुआत करिए, आप आ जाइए कमाल अख्तर साहब तक आ जाइए, हम लोग के बड़ों में आदरणीय शाहिद मंजूर साहब, नवाब इकबाल साहब, जितनी विधानसभा की बड़ी कमेटियां हैं जिसे हम स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, नवाब इकबाल साहब, हमारे महमूद साहब, वो सभी बड़े लोगों को जहां इज्जत सम्मान जो नेताजी अपने लोगों को दिया करते थे, वही विश्वास, वही सम्मान, वही इकबाल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, चाहे वो दलित वर्ग के समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, वही विश्वास का रिश्ता हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कायम किया, जो नेताजी का उस समाज से था। कलेक्टिवली एक्चुअली आप ना मैं ये कह रहा हूँ कि नवाब इकबाल महमूद साहब संभल से बाहर बिजनौर या मुरादाबाद, तो थोड़ा बहुत मुरादाबाद, बिजनौर या मुजफ्फरनगर या फिर मेरठ में कोई दूसरी विधानसभा या अमरोहा में भी कोई दूसरी विधानसभा बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते। शाहिद मंजूर साहब किठोड़ मेरठ में ही, मेरठ की विधानसभा में किठोड़ के अलावा वो किसी और विधानसभा में को प्रभावित नहीं कर सकते। इवन सरदना, हसनापुर और इवन मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, ऐसा नहीं। देखिए, समाजवादी जब भी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, हम जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है या मान लीजिए कि जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं चरणबद्ध तरीके से, तो हम सारी लीडरशिप को मूव क्यों करते हैं? नवाब इकबाल साहब, शाहिद मंजूर साहब, कमाल अख्तर साहब, जावेद अली खान साहब पूर्वांचल की इन सीटों पे जाएंगे क्योंकि वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी इमेज है, सेकुलर क्रेडेंशियल है, पार्टी की प्रोग्राम, पार्टी की रेवोल्यूशनरी नीतियां, वो जब जनता को हमारे सदर मोहतरम का पैगाम पहुंचाएंगे, प्रभावित तो होंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो यहां बैठ के अपनी पार्टी के प्रोग्राम, नीतियों को आपके जरिए जनता को पहुंचाने की बात काम तो कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज जब पूरे देश में मुसलमान अनटचेबल है, आज जब पूरे देश के मुसलमानों को कोई देखना नहीं चाहता है, ऐसे में हमारा जो पूरा इंटायर विपक्ष है जो बिल्कुल श्रिंक कर चुका है, तो जब तक आबो हवा इस मुल्क की अच्छी नहीं हो, भारत का संविधान जिसे हम सबको इक्वलिटी, समानता, बराबरी, रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, क्या आपको नहीं लगता है कि कल हमारी पार्टी की हुकूमत होगी तो 5 से 10 एमपी दिल्ली में मुसलमान नहीं होंगे? पार्टी बड़ी होगी तो सम्मान मिलता है। आप हमें बताइए 12-17 की सरकार में कितने दर्जा प्राप्त मंत्री रहे होंगे, एक से एक बड़े पदों पर, एक से एक कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार, लेकिन जब हुकूमत होगी तब होगी। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम सब लोगों को ये समझना कि देखिए, अमीर जामई के लिए या किसी के लिए एमएलए एमपी बनना कैरियर का मामला हो सकता है, नौकरी लग गई, लेकिन आज पूरे मुल्क का जब कॉन्स्टिट्यूशन डूब रहा है, जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी समझ रहे हैं, जिस बात को आदरणीय राहुल जी एलओपी साहब समझ रहे हैं, ये मुल्क हमारे हाथों से सटक रहा है।
हमारे हाथों से छूट रहा है, थाम कैसे सकते हो? तो जब तक नहीं थामोगे, जब तक इसे बचाओगे नहीं, ये जो एमएलए नौकरी का जो सपना है, अगर आप उसके लिए लोगों से लड़ते भिड़ते हो, एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हो, एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन चलाते हो, तो आप हमारे देश में जो संविधान की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश को बनाने की लड़ाई है, उसको कमजोर कर रहे हो। ये आपने अपनी बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की चर्चा आपने करी थी, तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2024 में उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती, 37 जो है वो समाजवादी पार्टी को मिली। अभी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 2-4 बहुत बड़े नेता नहीं, 2-4 नेता 2-3 जगह पर बस, और समाजवादी पार्टी के 1-2 नेता, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, वो है, और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं सहारनपुर के, और कांग्रेस के एक नेता हैं सहारनपुर के। तो ये अक्सर इस तरह की बातचीत करते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि संविधान बचाओ के नाम पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 30 रैलियां कर रही है, जिनमें से 5 या 6 कर चुकी हैं, और 16 फरवरी को एक सहारनपुर में है। तो जब आप लोग गठबंधन में हैं और बार-बार ये बात कही भी जाती है कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हमने देखा कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से अंतिम समय पर आरजेडी में और कांग्रेस में चुनाव का मोमेंटम ब्रेक हो गया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी के अभी इस पर कट बातचीत क्यों नहीं हो रही है? और अगर हो रही है बातचीत इन पर, तो ये दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को पर्सनल टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बहुत 2 बातें साफ कर देना चाहता हूँ। आदरणीय राहुल जी और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी में जो केमिस्ट्री है, जो मुल्क के फ्यूचर को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी, जिस दिन आपने जहां का नाम लिया सहारनपुर का, हम सब लोगों को समझ में आ जाएगी, एमपी साहब को भी समझ में आ जाएगी, ये बातें बहुत छोटी हो जाएंगी। सवाल सिर्फ इतना है कि 2024 में हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उससे बहुत पहले कहा था, जब इंडिया अलायंस बना था, कि जिन राज्यों में जो बड़ी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने साथ के जो छोटे दल हैं उनको इज्जत सम्मान देकर एक साथ लेकर चले, और जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। कांग्रेस को देश में एक बड़ी लीडरशिप करनी है, उनको बड़ा दिल करना था। आप फर्ज करें कि अगर मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक होता, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज पूरे देश में हर नागरिक उनको सुनना चाहता है। बिहार में रिजल्ट कुछ भी रहा हो, उनकी रैलियों में 50,000 की तादाद खेत खलिहान से पैदल 50-50 किलोमीटर दूर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी को बिहार में लोग सुनने आए। हम लोग हरियाणा में साथ काम कर रहे होते, हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी साथ में आ गई होती, जो आखिरी बात तय हो गई थी सीटों पर। महाराष्ट्र में हम साथ में होते तो रिजल्ट कुछ और होता। ये वही रिजल्ट होता जिसकी बात हमेशा से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे, जो रिजल्ट 2024 में आया। 2024 में वो रिजल्ट उत्तर प्रदेश का सिर्फ इसलिए आया कि उसका जो डिसीजन है वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लिया। आदरणीय राहुल जी ने उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में सीटों की बातचीत हुई, और आप देखिए ना कि उनके मशवरे पर पूरे मुल्क में अगर बीजेपी आरएसएस की गुंडागर्दी पे कहीं लगाम लगी है तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने लगाम लगाने का काम किया। और आदरणीय राहुल जी क्या बनना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? कन्वीनर बनना चाहते हैं? आपको क्या लगता है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कन्वीनरशिप बनने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं। हमारी मुल्क की जो बुनियादें हैं, स्वतंत्रता संग्राम के हमारे असंख्य शहीदों के जो सपने हैं, समाजवादी देश बनाने का जो सपना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, अगर हम ये समझ जाएंगे कि जो उनकी लड़ाइयां हैं, हम अपने छोटे से फायदे के लिए हम एक दूसरे को बदजुबानी कर रहे हैं, तो हम उनके सपनों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और उसमें भी आपने सहारनपुर की बात करी, तो मैं नाम क्यों ना ले लूं। हमारे
नौजवान नेता हैं आशू मलिक साहब। आपने बात करी कि समाजवादी पार्टी में गरीब गुरबा लोगों की मौका देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आशू मलिक साहब का क्या बैकग्राउंड था? बहुत ही एक हाशिए से आए हुए नौजवान को नेताजी ने पहचाना, और एक ऐसे समाज से जो हमेशा पॉलिटिकली बहुत वीकर रहा, जिसको हम मुस्लिम ओबीसी कहते हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम द ओबीसी, और एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी मेहनत से, लगन से समाजवादी पार्टी के जो उद्देश्य, नेताजी का जो हुक्म होता था, आदिल अखिलेश का जो आज हुक्म होता है, उनकी जिंदगी में क्या है? आशू मलिक साहब की जिंदगी में क्या है समाजवादी पार्टी को छोड़कर? तो उस नौजवान को आप देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? ये तो इंक्लूसिव मुल्क है ना हमारा, सभी गुमशे एक साथ रहे। आप जब लोकसभा एमपी होते हैं तो आप हर विधानसभा के एमएलए भी होते हैं, और जो बड़ा है उसका फर्ज है कि वो अपने छोटों के साथ कैसे बिहेव करे। अगर इमरान मसूद साहब की बात करें, हम बहुत आदर करते हैं उनका, हम सबके बड़े हैं, तो बड़े छोटों के साथ कैसे पेश आएंगे ये तो बड़ों को तय करना है। वो 26 जनवरी के एक भाषण में कह रहे हैं कि क्या है ये पीडीए वीडीए, और ये तो आपके पीडीए में मुसलमान कहाँ मैं है? उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं, हमारा ये कहना है कि 2000 पीडीए में मुसलमान नहीं होता तो आप लोकसभा के एमपी कैसे होते? हम सब चाहते थे इमाम मसूद साहब के लिए, सभी लोग ख्वाहिशमंद हमेशा से रहे कि वो अच्छे नेता हैं, उनको विधानसभा या सदन में होना चाहिए। आज आप पहुंचे एक लंबे देश निकाला के बाद, देश निकाला नहीं कहेंगे हम, उसको कहेंगे वनवास के बाद। तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी का साथ नहीं था? समाजवादी पार्टी के वोटर्स का, जो कुछ नहीं जानता है, वो जानता है कि हमें बस आदरणीय अखिलेश जी को वोट देना है, उसकी मदद नहीं थी? तो हम 2027 का जो चुनाव, मैंने बहुत पहले भी कहा है कि वो लोग, मैं सहारनपुर की बात नहीं कह रहा हूं, वो लोग जो आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल जी के बीच में उस रिश्ते पर किसी भी तरह का नुकसान का सोचते हैं, वो किसी के नहीं है। क्योंकि बीजेपी आरएसएस को यह मालूम है, हो सकता है कि कांग्रेस आज एक छोटी पार्टी हो, नेशनल लेवल पे उसकी सीटें श्रिंक करी हैं, बट राहुल जी जिस तरह से हम लोग उनके बारे में जानते हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आज एक मुल्क इस विचार से कट चुका है, इससे मतलब नहीं कि हमारी बुनियादें क्या हैं, हमारी फाउंडेशंस क्या हैं, हम किस तरह के मुल्क हैं। आप बताइए, नेहरू जी के दो जो स्पेशल सेक्रेटरीज थे, वो दोनों सोशलिस्ट थे। डॉक्टर लोहिया जी उनके सेक्रेटरी थे, डॉक्टर जेड अहमद साहब उनके सेक्रेटरी थे, और लोहिया जी तो विदेश विभाग के इंचार्ज थे। जेड अहमद साहब नेताजी के साथ आखिर तक राज्यसभा रहे। तो ये जो रिश्ता हमारे बड़ों ने सोचा कि हमारे मुल्क को समाजवादी देश बनाने का, कि हम जो फाउंडेशंस में जो लोग जहर डालने का काम कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग, अपने इस प्यारे वतन को, मुल्क को कैसे बनाए। आशू मलिक जी के लिए, इमरान मसूद के लिए, अमीर जामई के लिए एमएलए एमपी बनना ओहदा हो सकता है, नौकरी हो सकती है, आपके नेता अखिलेश यादव कहते हैं पोज बड़ा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमको जो सपने हैं, सोचना पड़ेगा कि हम अगली पीढ़ी के लिए जो नौजवान जब ये सोचेंगे कि 2024-27 में जब ये हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप 20 साल के बाद लोगों को क्या जवाब देंगे इस मुल्क में? जब ये हो रहा था तो आप इस तहरीक को तोड़ने का काम कर रहे थे। मैं ऐसा नहीं समझता हूं, बट मेरा ये कहना है कि इमरान मसूद जी तजर्बे में बड़े हैं, वो जिले में, क्योंकि सबको साथ में काम करना है, उनको बतौर अभिभावक काम करने की जरूरत है। और आशू मलिक साहब, मैंने देखा है वो बहुत सम्मान करते हैं इमरान मसूद साहब का। कभी इनकी तरफ से मैंने कोई
ऐसी बात मैंने सुनी नहीं। लेकिन एक हाशिए का नौजवान, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिसने समाजवादी पार्टी को सोना उठना बैठना सब कुछ समझ लिया, तो हमें चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, या मुसलमानों में भी जो वीकर सेक्शंस हैं, हमें उनको सम्मान देने का काम करना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि 2012-2017, चूंकि आप ही के स्तर का सवाल भी है, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते समय उत्तर प्रदेश में कई सारी नई चीजें हुई, डेवलपमेंट हुआ, विजन भी था उनके पास में। स्टेडियम लेकर के आए, वो डायल 100 उस समय नाम, तब तो 112 उसका कर दिया। एक एक्सप्रेस वे उन्होंने ऐसा बना दिया जो नजीर है देश भर में, उसकी बराबरी का दूसरा एक्सप्रेस वे नहीं दिखता है आज भी। इसके अलावा मेट्रो, और बहुत वो भी एक विजन था कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, उनको आप लैपटॉप दें, वो मोटिवेट कर खूब काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, एजुकेशन में काम किया, मेडिकल लाइन में काम किया, एम्बुलेंस लेकर के आए थे, खूब काम किया। एम्बुलेंस भी ऐसे लेकर के आए थे जो वो एक प्रकार का मिनी हॉस्पिटल थी, सारी सुविधाएं उसके अंदर थी। सिर्फ ये नहीं था कि आप पेशेंट को लेकर अस्पताल चले जाए, अस्पताल जाने समय तक बीच में अगर पेशेंट आधा घंटा 1 घंटा कहीं रुक जाता है, उसको ट्रेवल करने में इतना समय लग जाता है, तो उसी के अंदर जो है वो उन्होंने अटेंडेंट रखी थी। तो एक अच्छा विजन था, लेकिन वो हार गए चुनाव, और हारने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आई बात कि चुनाव जो है वो बहकाने से जीते जाते हैं, काम करने से तो अब इसके साथ एक दूसरी चीज है, और वो आपसे सवाल है कि क्या नैरेटिव की लड़ाई में समाजवादी पार्टी पिछड़ जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 12-17 की हुकूमत में, क्योंकि समाजवादी जो आंदोलन है वो बहुत, उसमें प्यार और मोहब्बत शामिल है, उसमें इंसानियत जिंदा जावेद है, उसमें ह्यूमैनिटी, ह्यूमन टच, लोगों की तकलीफें, क्योंकि नेताजी पार्टी के फाउंडर्स हमारे मुलायम सिंह यादव जी सब हाशिए के समाज से आए। तो उन्हें उत्तर प्रदेश की एक जो बड़ी आबादी जो ग्रामीण उसमें रहती है, अंचल में, उनकी रोजमर्रा की तकलीफें क्या है। जैसे आप गांव में फर्ज करिए कि खेत में सिंचाई माफ हो जाए, या सिंचाई में फीस आधी हो जाए, वो किसान के लिए सबसे बड़ी जिंदगी है। वो तो फिर नारा था नेताजी का, दवाई सिंचाई पढ़ाई मुफ्ती। दवाई सिंचाई पढ़ाई मुफ्त। अब पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, किसान मजदूर दलित पिछड़े कमजोर वर्ग के जो लोग, खेतिहर लोग थे, बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया, स्कूलों का इंतजाम हुआ, टीचर्स का इंतजाम हुआ। फिर जो मेहनतकश समाज है, जैसे आप बुनकरों की बात करिए तो मऊ मुबारकपुर से लेकर पूरा फैजाबाद तक आप आ जाइए, अंबेडकर नगर तक आ जाइए, ये पूरा बेल्ट है बुनकरों का। तो नेताजी ने उस जमाने में बिजली को फ्लैट रेट किया, और यूपीका के जरिए बुनकर समाज के लोगों को सब्सिडाइज रेट पे धागे मिलते थे, और नेताजी की सरकारें बुनकर समाज से ही साड़ियां खरीदने का काम करती थी। यूपी ही नहीं, पूरे देश में यूपीका के शोरूम थे कि जो बुनकर समाज बनाएगा, हमारे जो पसमानदा पिछड़े लोग हैं, जो वो बनाएंगे उसका बेचने का काम भी सरकार का होगा। बट वो आज कहां पे है? 17-25 के रिजीम में। फिर आप आ जाइए भदोई का, मैंने जिक्र किया आपको, भदोई के कारपेट इंडस्ट्री में 90% दलित और बैकवर्ड काम करते हैं, मुसलमान नहीं। हमारा जो जौनपुर का बेल्ट है, वाराणसी से सटा हुआ, भदोई के आसपास के वर्कर्स वहां काम करते हैं, उनकी जिंदगियां वहां पर। आप कन्नौज का इतर का पूरा परफ्यूमरी का जो आदरणीय अखिलेश जी ने उसको दुनिया से जोड़ने का काम किया। भाई इतर, क्योंकि वो एक आर्ट है, आज का नहीं, वो हजारों साल का सीना वसीना वो सीखते आए हैं। बट वो नहीं जानते थे कि जो गरीब मुसलमान थे कि इसको पैकिंग कैसे होती है, इसकी मार्केटिंग कैसी होती है, इसको दुनिया में हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या परफ्यूम इत्र हैं। तो उन्होंने इत्र नगरी बसाने का काम किया। उन्होंने वहां पे पूरी पैकेजिंग कैसी होगी, सरकार के लोग उनकी मदद करेंगे। आप कानपुर में आइए, आप उन्नाव में आइए, आप आगरा में आइए, आप जानते हैं जारा जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है, उसके जूते आज कहां बन रहे हैं? कानपुर में बन रहे हैं।
लेकिन 2017 में 16,000 करोड़ का सिर्फ जाज बम का एक्सपोर्ट था लेदर में, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद 3,000 करोड़ पे आ गया। हमने उनसे बात करी जाकर। तो नेताजी ने और समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम था, आपने हाईवेज की बात करी। आज जब भी आप दिल्ली से आप गुजरते हैं लखनऊ तक, पूरे देश में एक नजीर है, क्योंकि सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट ये साथ चलना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने दोनों बातों पर ध्यान दिया कि जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जब तक वो आगे नहीं आएगा तो सिर्फ हाईवे से काम नहीं होगा। लेकिन नेताजी के जमाने से लेकर अखिलेश जी के जमाने तक हमने ग्रामीण अंचल को आगे लाने का काम किया। आज मेरे जौनपुर में दिल्ली के मौर्या शेरेटन की हूबहू बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन 17 से वो आज तक लॉन्च नहीं हो पाई। अगर वो हॉस्पिटल बन जाए जौनपुर का, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सामने जो बना हुआ है, तो हमें लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस के लोगों को आगे जाने की जरूरत नहीं। तो ये सरकार जितने भी पार्टी के 12-17 के जो आदरणीय अखिलेश जी के काम किए हुए थे, चाहे वो बच्चियों के स्कॉलरशिप का मामला था, चाहे वो नेताजी ने कई यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की फाउंडेशन हुई, तो सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, गरीब, गुरबा लोगों के पास पहुंचे। तो ये काम 17 से 25 से रुका हुआ है। तो एक ड्रीम है मेरे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का कि 27 में सरकार बनते ही जो काम अधूरा रह गया है उत्तर प्रदेश के लिए, एक बीमारू राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में। सिवाय लूट, भ्रष्टाचार, तनाव, दंगे, इनकाउंटर्स, किलिंग्स, मर्डर, रेप, हत्या, आप जानते हैं एनसीआर भी क्या पे रेप में पूरे देश में नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर, बच्चों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर, दंगों की तो खैर फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश। तो हमारा इन सब माहौल में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितनी भी इन्वेस्टर समिट हमारे उत्तर प्रदेश में हुई हैं इस भाजपा की सरकार में, एक भी बिल्डिंग आपको नजर नहीं। तो यूपी में बहुत संभावनाएं थी, वहां के नौजवानों में हुनर है, उनमें पढ़ाई लिखाई में एक विजन है, उनके हाथ में आप काम दे दीजिए, देखिए वो कैसे आगे बढ़ाते हैं। काम से मुझे याद आया कि आजकल हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जो है, पहले कई ध्रुव होते थे, सेंट्रिक पॉइंट जो है अब सिर्फ अखिलेश यादव हैं। पहले ऐसे नेता होते थे जो 4 लोगों के लिए टिकट मांग सकते थे कि इनको टिकट दे दीजिए, लेकिन आज एकक विधानसभा टिकट और एकक लोकसभा टिकट अखिलेश यादव खुद डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल। तो आपको नहीं लगता कि जो पावर सेंट्रिक हुआ है अखिलेश यादव, उसमें दूसरे नेताओं को कमजोर किया गया है या वो कमजोर हो गए हैं सभी? देखिए हमारी पार्टी, जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय पार्टी एक छोटी पार्टी है, और आपने नेताजी के जमाने की बात आप खुद जानते हैं कि उनके जितने भी साथी तहरीक के थे, या पार्टी का जिलाध्यक्ष भी आता था तो उनको सुना के जाता था, कोई सलाह मशवरे होते थे, नेताजी आप ऐसा कर दीजिए, नेताजी आप गलत कर रहे हैं, वो बात सुन भी लेते थे। तो जब पार्टी बहुत बड़ी थी तो सबकी बात सुनी जाती थी। और आज भी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो भी पार्टी के हमारी सीनियर लीडरशिप है, बगैर मशवरे के, बगैर बड़ों से बातचीत किए हुए कोई भी फैसला नहीं लेते। आपको यकीन हो या ना हो, जो भी पार्टी के बड़े नेताजी के जमाने के जो लोग थे, जिनका साया उनके ऊपर आज है, उन बड़ों से मशवरा किए हुए, इवन अपनी पार्टी के एमएलए एमपीज की रिकमेंडेशंस को सुनने का काम करते हैं, 1 by 1। आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं। आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के सांसद या आपकी पार्टी के दूसरे नेता, अब वो खुद को इस हैसियत में नहीं समझते हैं कि वो किसी के लिए टिकट मांग ले। खुद वो ये कहते हैं कि जिसको अखिलेश जी चाहेंगे उसको लड़ाएंगे। खुद को नहीं, ये सब देखिए, पार्टी फोरम में बहुत सारी बातें होती हैं। हम पार्टी फोरम में जो बातें हम आपको मीडिया में क्यों बताएंगे? अगर आज वो एमएलए हैं, अगर वो एमपीज हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है,
तो आदरणीय अखिलेश जी की पार्टी की वजह से ही तो है। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि इनके कहने पे ये हुआ, इनके कहने पे ये हुआ, बट ये पार्टी डिकोरम के बाहर की बात होगी। तो अभी भी मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई भी फैसला या 22-27 की पार्टी का क्या नीतियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी विजन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं। तो देश की राय तो ले रहे हैं। आदरणीय राजीव राय जी MP हैं पार्टी के हमारे, पहले साथी प्रवक्ता थे स्पोकर्सन हम लोगों के साथ। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी हैं, राय ही तो ले रहे हैं। और फिर जो हमारी विजन डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो कमेटी है, वही अभिषेक मिश्रा जो बीच में कहीं चले गए थे, वो चुनाव के नजदीक कहीं नहीं गए। ओके, वो एकेडमिक बैकग्राउंड से है, वो पढ़ाते भी हैं, पार्टी के लिए बहुत समर्पित नेताओं में से एक हैं, आदरणीय अखिलेश जी के विश्वास पात्र हैं, और वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही कमिटेड लोगों में से एक है। मैं एक बड़ा सवाल आपसे करता हूँ, जो नेशनलाइज्ड सवाल है, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, और वो ये है कि बहुत लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, पॉलिटिकल अवेयर हैं, वो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े नेता हैं। सोशलिस्ट नेता तो वो हैं ही, लेकिन नॉर्थ इंडिया में काफी प्रभावशाली नेता हैं। कारण ये है कि राहुल गांधी जो है, उन्हें आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम केरला का नेता कह सकते हैं आप, उन्हें तमिलनाडु में थोड़ा इफेक्टिविटी उनकी बता सकते हैं, महाराष्ट्र में भी आप कह सकते हैं कि उनका थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर कोई बिग फेस है इस समय, क्योंकि यहाँ अपील करती है भाषा, यहाँ अपील करती है उनका कल्चर, तो वो कल्चर जो भाषा और कल्चर जो है, वो अखिलेश यादव का नॉर्थ इंडिया को फिट करता है। वो नॉर्थ इंडिया के नेता है, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं नहीं, आप गलत हैं। नॉर्थ इंडिया जो है, वो कर्नाटक पढ़ के आए हैं, वो अलग बात है। तो नॉर्थ इंडिया जो है वो सोशलिज्म जो है उसको अखिलेश यादव अधिक अपील करते हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर यहाँ मिलजुल कर रहती है नॉर्थ इंडिया में, तो ये एक आसान रास्ता है किसी और दूसरे राजनीतिक दल के साथ ना जाकर के देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक चले जाने का, अखिलेश यादव की। देखिए, मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हों या LOP आदरणीय राहुल जी, इनके दिमाग में कहीं पे भी ये एम्बिशन PM बनने बनाने का नहीं, दोनों के। जैसा मैं समझता हूं इन दो बड़ों को, और मैं अपने आदरणीय अखिलेश जी को तो थोड़ा बहुत पास रहते हुए, अखिलेश जी का ड्रीम है कि हो भी तो कोई गलत बात नहीं है। अखिलेश जी का ड्रीम है कि पहले ये जो मुल्क है, बाबा साहब का संविधान बचे, रिजर्वेशन बचे, हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत भाईचारा इंसाफ और इंसानियत की माहौल बने, क्रिएट हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज खत्म हो, समाजवादी सरकार बनके यहाँ पर PD और जो अन्य लोग हैं प्रदेश को आगे लाने का काम समाजवादी पार्टी करे। और अगर आप उत्तर प्रदेश अगर आपने गिरा दिया, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जब आदरणीय राहुल जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलकर 2027 में गठबंधन बना के काम कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश गिरा तो पूरे देश में ये हौसला और हिम्मत पैदा हो जाएगी कि दिल्ली का तानाशाह भी उसका भी सिंहासन उखड़ सकता है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से होगा। और आदरणीय अखिलेश जी किसी भी शर्त पर, सीटें तो आप जानते ही उनके बारे में, उन्होंने कैसे 2019 में दिल बड़ा करके गठबंधन किया, 2022 में कितना दिल बड़ा करके जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी सबको मदद करने का भी काम किया, लेकिन छोटी सीटें भी दी, मदद भी। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कि ये आप धोखा देखिए, एक बात समझिए, जो समाज है, समाज भी तो देखता है ना अपने नेता को। आज समाजवादी पार्टी के साथ कुर्मी समाज का विश्वास बढ़ा, बहुत बड़ी बात है, नेताजी के जमाने में था, उन्होंने आदरणीय अखिलेश जी को अपना नेता माना। अनुसूचित वर्गों का 2024 चुनाव से, 2019 के चुनाव से हम देख रहे हैं, अनुसूचित वर्गों में, दलितों में जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनमें आदरणीय अखिलेश जी का बहुत क्रेज पड़ा, इवन वोट शेयर में भी इजाफा हुआ। समाजवादी पार्टी में जितने भी मान्यवर काशीराम जी के स्टॉलवर्ट थे,
आदरणीय अखिलेश जी ने उनको फ्रंट पोजीशंस पार्टी में कमांड में दी हैं। उनके बगैर सलाह मशवरे की विधानसभा की प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। दिल्ली में हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे सदन के बड़े नेता हैं। हमारे जौनपुर के लोकसभा में मेरे एमपी हैं जौनपुर के। तो हमारे नेता अखिलेश जी का ये मानना है कि ये मुल्क रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, बेसिक प्रियम्बल रहेगा, तो हम सब लोग जो चाहते हैं, भाई कोई प्राइम मिनिस्टर तो तब बनता है जब सीटों की बातें होती हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है, यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें बनी, उस जमाने में नेताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया था। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजेत साहब, कॉमरेड ए बी बर्धन साहब, इन जैसे लोगों ने उनको बहुत आगे किया। तो बेशक हम ये मानते हैं कि आदरणीय राहुल जी और आदरणीय अखिलेश जी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और हम देखेंगे एक दिन मुल्क की जो सबसे बड़ी बागडोर होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। लेकिन जो 27 की लड़ाई है, वो सभी लोग बिना शर्त हम सबको इस गठबंधन के लिए काम करना होगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 की लड़ाई इंडिया गठबंधन को लड़नी चाहिए। 2027 का चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही होगा। इंडिया गठबंधन का, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा और उन सभी पार्टियों को और ये जो सम्मान हक की के बात साथ, कर रहे हैं दोनों राष्ट्र आपकी पार्टी के लोग, इनको शांत हो जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जो बात सहारनपुर में हो रही है, जो बात इमरान मसूद साहब कर रहे हैं, हमारे भी बड़े, हम चाहते हैं कि वो बड़प्पन दिखाएं और छोटों के साथ जिस तरह से पेश आया जाता है वो पेश आते हैं, तो हम सब के लिए इज्जत और बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमीर जावेद साहब को आपने सुना। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत जो है वो हमारी हुई है, और मैं आपको बता दूं, ना ही तो हमने इससे पहले किसी भी सवाल पूछने की कोई तैयारी की थी, ना अमित जावेद साहब ने कोई तैयारी की थी। ये रैंडमली बातचीत थी और यही इस बातचीत की खूबसूरती है। 3-4 चीज़ें उनकी बातचीत में बहुत स्पष्ट हुई हैं। पहली तो ये है कि वो कह रहे हैं कि पहला उद्देश्य जो है वो ये है कि देश के संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, जो ये इंडिकेट करता है कि 2027 में खासकर एससी, एसटी, ओबीसी यानी पीढ़ी जातियों का जो समूह बना है, उसको एकजुट रखने के लिए समाजवादी पार्टी की कितनी गंभीरता है। दूसरा ये है कि वो ये बात मानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अखिलेश यादव बिग फेस हैं और नॉर्थ इंडिया से ही देश का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। इस बात की संभावना भविष्य में अधिक हो सकती है, लेकिन मुस्कुराते हुए वो बात टाल जाते हैं और फिर ये कह देते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। अमित जावेद साहब से कई सारी चीज़ों पर बहुत अच्छी बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ में आई होगी। बहुत धन्यवाद आपका अमित साहब से बात करने के लिए। आपका भी और इस इनकलाब प्लेटफॉर्म का भी। ये जो इनकलाब की जो धारा है ये और मजबूत होती रहे, लाल होती रहे, और इस जो हमारा मादरे वतन है, जो हमारा, आप जानते हैं कि इनकलाब को जो नारा था मौलाना हसरत मोहानी साहब ने दिया था, तो ये प्लेटफॉर्म भी खूब बढ़े, खूब तरक्की करे। लेकिन जो आपने मेरे एमपी से सवाल नहीं पूछे, हल्के सारे सख्त सवाल आपने प्रवक्ता को फंसा दिया है। देखिए, प्रवक्ताओं का काम होता है ये सब करने का। प्रवक्ताओं का एक्चुअली काम होता है, प्रवक्ता जो है वो अपनी पार्टी के पक्ष को मजबूत रखें, वो इसके लिए ही ट्रेन होते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।